नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने एलओआई का 34 पॉइंट तक हमने समझा था। आज हम एलओआई का 35वां पॉइंट समझते हैं। 35वां पॉइंट में विकासक एक रजिस्टर्ड अंडरटेकिंग देगा। उस अंडरटेकिंग के क्या क्या नियम वो हम समझते हैं। पहला नियम ये है कि रिहैब और सेल बिल्डिंग के पार्ट या पॉकेट टेरिस का दुरुपयोग नहीं करेगा। क्योंकि रिहैब बिल्डिंग है, पुनर्वसन इमारत, उसके अंदर जो भी टेरिस, पार्ट टेरिस या पॉकेट टेरिस है, उसका कोई भी मिसयूज़ नहीं करेगा। मतलब वो लोगों के लिए देगा और उसका जो भी मालिकाना जो भी रहेगा वो सोसाइटी का रहेगा। बिल्डर उसका यूज़ नहीं कर सकता है। दूसरा, जो भी क्षेत्र यदि एफएसआई से परे निर्माण किया है तो उसे ध्वस्त करेगा। अब यहाँ पे चीज़ ये आती है कि बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट के समय करते हैं, जैसे टॉयलेट्स बनाते हैं, लेबर रूम्स बनाते हैं, ऑफिसेस बनाते हैं, तो वो जो भी है एफएसआई में काउंट नहीं होता है। तो इसके लिए वो सब चीज़ें वो ध्वस्त करेगा, या उसमें कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन किया हुआ है जो प्लान में नहीं है वो उसको डेमोलिश करेगा। फिर तीसरा है एंट्रेंस लॉबी का दुरुपयोग नहीं करेगा। अब एंट्रेंस लॉबी, दोस्तों, जो एंट्रेंस लॉबी होती है, अभी आजकल, पहले तो क्या होता था, एंट्रेंस लॉबी एकदम मतलब छोटी सी बना दी जाती थी। आज तो देख रहे हैं एंट्रेंस लॉबी के नाम पे जो बहुत सारे डेवलपर्स वहाँ पे बैठने की व्यवस्था की जाती है, ताकि हमारे जो सीनियर्स हैं वो यदि कहीं बाहर से आए तो 2-5 मिनट वहाँ बैठ के आराम कर सके, फिर आप जा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, जिस बिल्डिंग में लिफ्ट है तो वहाँ तो मोस्टली ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन लिफ्ट अगर नहीं रहेगी तो सीनियर्स को सीढ़ी चढ़ने की तकलीफ़ है। इसलिए एंट्रेंस लॉबी को सुसज्जित करना पड़ता है, लेकिन वो भी डेवलपर्स वो जगह भी खा जाते हैं। इसके लिए उसमें दिया कि एंट्रेंस लॉबी का दुरुपयोग, मतलब उसका मिसयूज़ नहीं करोगे। जो भी एंट्रेंस लॉबी है उसको आप ओपन रखोगे। फिर चौथा पॉइंट है मैकेनिकल स्टैक पार्किंग सिस्टम को इलेक्ट्रिक सेंसर डिवाइस से सुसज्जित करेगा और पूरी तरह रखरखाव करेगा। मतलब जो भी मैकेनिकल पार्किंग है और स्टैक पार्किंग है, उसका जो भी सिस्टम है इलेक्ट्रिक सेंसर डिवाइस, उसको बराबर अच्छी तरह से संभाल के रखा जाएगा और उसका मेंटेनेंस वो करेगा। फिर पांचवा है भविष्य में मैकेनिकल स्टिक पार्किंग को विफलता को सभासद और विक्रेता इशारे को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। यानी इसके अंदर जो स्टैक पार्किंग या मैकेनिकल पार्किंग से इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है तो भविष्य में जो भी सेल बिल्डिंग की या रिहैब बिल्डिंग वाले हैं इस सारे को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, ऐसा डेवलपर अंडरटेकिंग देंगे। छठा, सोसाइटी ऑफिस का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। तो सोसाइटी ऑफिस जो दी जाती है, जैसे सेल वालों के लिए भी एक सोसाइटी ऑफिस उनकी बिल्डिंग में रहती है, और हर रिहैब के अंदर तो आपको जो भी 100 टेनामेंट के पीछे आपको सोसाइटी ऑफिस, बालवाड़ीस, फिर उसके अंदर महिलाओं के लिए भी उनका एक ऑफिस दी जाती है, महिला कल्याण मंडल उसके लिए दी जाती है। और उसके अंदर और एक चीज़ है, मुझे ध्यान में नहीं आ रही, वो ऐसी ऑफिसेज दी जाती है जिसका मिसयूज़ नहीं करेंगे, वो सोसाइटी को हैंडओवर करेंगे और सोसाइटी उसका रखरखाव करेगी और जिस प्रोविज़न के लिए वो बनी है उसी प्रोविज़न के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा उसको कोई भी चेंजेस नहीं होता है।
फिर सातवां, विकासों द्वारा हाई राइज इमारत में मैकेनिकल डिवाइस का रखरखाव करेगा कब्जे की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए। अब जो भी हाई राइज बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग जो 7 फ्लोर के ऊपर 12 फ्लोर, 15 फ्लोर, 20 फ्लोर, वो हाई राइज इमारत कहलाती है। तो उस बिल्डिंग के अंदर मैकेनिकल डिवाइस, जो भी लिफ्ट के लिए, पार्किंग के लिए, स्टेक्स पार्किंग के लिए, मैकेनिकल पार्किंग, जो भी मैकेनिकल डिवाइस है उसका जो भी है मेंटेनेंस वो डेवलपर्स करेगा, और 10 साल की अवधि के लिए, क्योंकि उसका समय 10 साल है। अब 8वां पॉइंट बोलता है पार्ट, पॉकेट टेरिस, सर्विस फ्लोर, सेल विंग, रिहैब विंग का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अब यही चीज़ डेवलपर्स पे लागू था, अब ये चीज़ सोसाइटी और सेल बिल्डिंग वालों पे है कि पार्ट, पॉकेट टेरिस, सर्विस फ्लोर, सेल विंग, रिहैब विंग का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अब पार्ट, पॉकेट टेरिस तो आप समझ गए। सर्विस स्लैब, दोस्तों सर्विस स्लैब वो होता है जहाँ से आपकी यूटिलिटीज फैसिलिटीज़ के लिए स्लैब रखा जाता है। उस चीज़ का जो भी है उसको कवर नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपकी मूलभूत सुविधाओं के लिए है, और समय समय पे उस पर अगर कोई मेंटेनेंस है, कुछ भी है, तो उस चीज़ का उपयोग किया जाता है। इसके लिए सर्विस फ्लोर का कोई भी दुरुपयोग नहीं करेगा। अभी जैसे सर्विस फ्लोर पे पाइपलाइंस रहती है, अपनी ड्रेनेज लाइन, उसकी सब पाइपलाइन जाती है, तो वो सब चीज़ वहीं से निकासी दी जाती है, वाटर कनेक्शन की। ये उसमें सर्विस डक्ट भी होते हैं, सर्विस फ्लोर भी होते हैं। सर्विस स्लैब होता है, एक्चुअली सर्विस फ्लोर लिखा है, मेरे ख्याल से गलत है, सर्विस स्लैब होना चाहिए। तो वो चीज़ का, क्योंकि सर्विस फ्लोर या हो सकता है ये सर्विस फ्लोर रिफ्यूजी के लिए तो नहीं कहेंगे, नहीं, सर्विस फ्लोर जो कहा गया है गलत है, सर्विस स्लैब होगा। अब 9वां पॉइंट है सर्कुलर 140 एसआर की तरफ सभी अनिवासी गाला धारकों की सहमति सीसी मिलने के पहले प्रस्तुत करना है। अभी 140 का मैंने जो आपको सर्कुलर बताया था कि 140 के हिसाब से जो भी गाला धारक हैं कॉमर्शियल, उनकी प्लान के ऊपर सिग्नेचर्स होती है, और उनके एनेक्शन नंबर लिखे जाते हैं उनकी सहमति से कि हाँ मुझे ये दुकान मेरी इच्छा के अनुरूप है और मैं सहमत हूँ। तो ये जो चीज़ है वो सीसी मिलने के पहले प्लान में अमेंडमेंट की जाती है। लेकिन इसका भी दुरुपयोग हो रहा है, इसका भी दुरुपयोग हो रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। अभी हमारे ही प्रोजेक्ट में बिल्डिंग बन के खड़ी है, शुरुआत से आज तक किसी भी कॉमर्शियल वालों को की सिग्नेचर्स नहीं ली गई, और उन लोगों को ज़मीन की जो रोड, जहाँ से रोड शुरुआत होती है उस रोड से 30 फीट नीचे दुकानें प्लान में डाली गई थी, जिसके लिए हमने आवाज़ उठाया था। अब डेवलपर्स और अधिकारी, उसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, COSRA है, और AR डिपार्टमेंट और प्रशासक, इन लोगों ने मिल के कोई न कोई षड्यंत्र करके उस चीज़ को अमेंडमेंट कर दिया है। अब मैंने जब उसको पूछा कि भाई सर्कुलर क्या कह रहा है, आपने कैसे कर दिया, कि एक प्रशासक कैसे उस चीज़ को कर सकता है, तो बोड़के साहब है, कार्यकारी इंजीनियर, कार्यकारी अभियंता, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, आप बावन कुले मैडम को मिलिए, क्योंकि उन्होंने NOC दी है, और उन्होंने NOC दिया तो हमने कर दिया। मतलब दोस्तों यहाँ एक आदमी अपनी जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकता। जो एक अधिकारी है उसको जो कर्तव्य दिया गया है उस कर्तव्य को भी नहीं दिखता कि सर्कुलर क्या कह रहा है। सर्कुलर में क्लियर कट लिखा गया है कि अगर एकाधी झोपड़ी धारक, एक दो झोपड़ी धारक अगर उसमें आनाकानी कर रहे हैं तो उस समय सोसाइटी के चेयरमैन, या जो अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है तो चीफ प्रमोटर, सेक्रेटरी और एक पात्र सदस्य उस पर सिग्नेचर करेंगे। यहाँ तो जो बता रहे 28 दुकानदारों की सहमति, तो भैया ये प्रशासक महोदय ने दे दिया, जिनका नाम है सुनील शिंदे, उन्होंने पूरी सहमति दे दिया है। अब मुझे ये देखना है कि सुनील शिंदे ने अगर ये सहमति दिया है तो किस बिहाफ पे दिया है। मैंने उसके पेपर्स मंगवाए हैं, जो कि मुझे पार्टली मैंने जो RTI डाला था उसके अंदर मुझे
लेटर्स आया है कि आप 1706 रुपये भर के जो भी प्लान्स है वो ले लीजिए। इस सोमवार को मैं भरूंगा, और जिसके अंदर मुझे लगता है कि शायद आरटीआई के रूल के अनुरूप ही पैसे लिए जा रहे हैं, जिसमें एक प्लान के 100 रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि आरटीआई में एक प्लान का 50 रुपया है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि प्लान तो हमें चाहिए, और सोमवार को मैं उसका पैसा भरूंगा और उस प्लान को निकाल के देखूंगा कि आखिर उसमें हुआ क्या है। सर्कुलर 59 का भी उल्लंघन किया गया है, डेवलपमेंट में चेंजेस की गई है, रिहाब बिल्डिंग को कन्वर्ट किया जा रहा है कॉमर्शियल में। ऐसे बहुत सारी वारदातें हो रही, जिसके अंदर सतीश लोखंडे जी, संध्या मंगेश बावनकुले और जो हमारे इंजीनियर्स हैं, ये सब उसके जिम्मेदार हैं। और उसमें ये सुनील शिंदे डेवलपर, इन लोगों ने मिल के यहाँ पे 250 लोगों को रुला दिया है। और डेवलपर्स तो मैंने आपको बताया, ट्रांसकोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, और उसके डायरेक्टर आदित्य केडिया और कीर्ति केडिया। और इन लोगों ने ये 250 लोगों का भविष्य बर्बाद करके रखा है। इस सारे ने हर चीज़ की परमिशन दे रहे, लेकिन इस सारे ये आके नहीं देख रहा है कि भाई बिल्डिंग किस प्रकार बनी है, क्या बिल्डिंग बायोलॉजी के हिसाब से है। दोस्तों, ना बिल्डिंग के अंदर हवा आ सकती है, ना रोशनी आ सकती है। इस प्रकार की बिल्डिंगें बनाई है, और ऊपर से जो दो बिल्डिंगें सो सेपरेट थी, जहाँ पे थोड़ा सा ये था कि ये वेंटिलेशन का प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा, उन बिल्डिंगों को अब वो कन्वर्ट कर रहे हैं कॉमर्शियल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही है सिर्फ व्यापार के लिए, लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। पॉइंट नंबर प्रिंस सीसी के पहले MCZMA की एनओसी प्रस्तुत करना है। अभी कल ही मुझे किसी ने, मेरे दर्शक ने मैसेज किया था, कमेंट किया था कि CRZ में ये सारे होता है या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 2014 के पहले CRZ की जो क्राइटेरिया थी वो 3 थी, CRZ-1, CRZ-2, CRZ-3। CRZ-1 के अंदर में तो आपको डेवलपमेंट करने की परमिशन थी ही नहीं, उसको ND जोन बोला जाता, नो डेवलपमेंट बोला जाता था। CRZ जो समुद्र के किनारे पहले रोड के जो रोड आता है, उसके बाद जो आता है वो CRZ आता है। तो CRZ 500 मीटर समुद्री किनारे से 500 मीटर तक डेवलपमेंट के लिए परमिशन CRZ की लेनी पड़ती थी, जिनको दिल्ली जाना पड़ता था। लेकिन जिसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग में साइंटिस्ट ने भी कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए है कि आने वाले समय में जो हाईटेक बिल्डिंगें बन रही है समुद्र के सामने, तो कभी भी सुनामी का खतरा हो सकता है। तो इसके लिए कांग्रेस गवर्नमेंट में इस चीज़ को बैन लगा दिया था कि वहाँ पे हम परमिशन नहीं देंगे। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद इस चीज़ का मनमाना ढंग से इस चीज़ को हटा दिया गया, और CRZ में भी परमिशन देना चालू कर दिया है। अभी तो आप देखिए, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं मुंबई के जो CRZ-2 में ही आते हैं, मतलब समुद्र से इनकी दूरी मुश्किल से 150 किलोमीटर है, तो इन्होंने वो सब भी कट करके 100 मीटर कर दिया है। मतलब ये जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट जो है, उनको मात्र ये चाहिए कि डेवलपमेंट हो और पैसे आए, लोगों के भविष्य के बारे में नहीं कि कल या क्या इसका उल्टा परिणाम भी हो सकता है। क्या वो ग्लोबल वार्मिंग जो साइंटिस्ट दे रहे थे, क्या वो भविष्य में सच हो सकती है? इस चीज़ का भी उन्होंने जरा भी ख्याल नहीं रखा, सिर्फ अपने मन से मनमाना काम किया है, ना किसी को पूछा, ना पब्लिकेशंस है, ना कुछ है। तो अपने मन से इस चीज़ को ख़त्म किया। कारण ये कि उनके जो चहेते बिल्डर्स हैं उनको बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों, CRZ में कोस्टल जोन महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसकी NOC है, तो वहाँ पे SRA हो सकता है।
तो उसकी एनओसी प्लेन सीसी की पहले आपको लाना पड़ता है, जिससे कि डेवलपमेंट में चेंजेस किया जा सके। अब दोस्तों ये 10 पॉइंट तो हो गए उसके अंडरटेकिंग के, जो डेवलपर्स अंडरटेकिंग दे रहा है। अब पॉइंट नंबर 36 कि डेवलपर्स एक क्षतिपूर्ति बंद देगा, एडमिनिटी बॉन्ड सबमिट करेगा, जिसके अंदर ये बताएगा कि एसआरए या एसआरए की किसी भी अधिकारी या स्टाफ के ऊपर वो कोई भी दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। जैसे कि संपत्ति का नुकसान हुआ, सामान की चोरी हुई, ध्वनि प्रदूषण जैसे नॉइस पॉल्यूशन एक्ट मैंने बताया था उसके अंदर, या मैकेनिकल पार्किंग, या किसी की एक्सीडेंट होता है, डेथ होती है, जो कर्मचारी जो काम करते हैं उनका, भाई देखिए काम करेंगे तो एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, तो उसमें भी एसआरए या एसआरए के अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसा एक आइडेंटिटी बॉन्ड सबमिट करेंगे। अब पॉइंट नंबर 37 कह रहा है विकासक पुनर्वास भवन से साथ पर डिजाइन और चित्र प्रस्तुत करेंगे। जो भी डेवलपर्स है वो जो भी रिहाब बिल्डिंग बना रहे हैं उसका जो भी डिजाइन है वो सबमिट करेंगे, जो भी प्लान डेवलपमेंट प्लान जो बिल्डिंग प्लान है वो सबमिट करेंगे, और किसी अन्य जो रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर है उससे सर्टिफाई करेंगे कि भाई ये प्लान बराबर है, में कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों ये 37 तक हमने आप देखा। आज हम 37 तक की बात करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों को रुचि नहीं हो रही है इस एलओआई के कंडीशंस के लिए। इसके लिए 37 के बाद ये एलओआई के कंडीशन बंद करेंगे, क्योंकि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि ये जो 3 पार्ट ये चौथा पार्ट है, तो आज मैंने सोचा कि मैंने बताया था करके बता दूँ कि 37 कंडीशंस के बाद एलओआई की जो कंडीशंस है वो नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो मैं भी इस चीज़ पे ज़्यादा जोर नहीं दूंगा कि आप लोग इस चीज़ को देखिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, का जो भी सवाल है, जो भी आपके मन में है, शंकाएं हैं, आप कमेंट कीजिए। जहाँ तक हो सके हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।